मिगुएल के साथ अंगरक्षक का मिशन समाप्त होने के बाद रूई अकादमी लौट आया। पिछले सप्ताह उसने 3 मिशन पूरे किए थे और कुल मिलाकर 96 मार्शल क्रेडिट अर्जित किए थे। अपने पहले मिशन के इनाम के अलावा उसने कुल मिलाकर 153 मार्शल क्रेडिट अर्जित कर लिए थे। आज लोमाइना इंडस्ट्रीज द्वारा गठित दल मिशन का प्रेषण और प्रारंभ हुआ। रूई जानता था कि एक सेवा प्रदाता के रूप में ग्राहक तो ग्राहक ही होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जब तक मिशन कानूनी था तब तक ग्राहक कौन है इस पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से बुद्धिमानी नहीं थी। फिर भी उसे मन में खटक रही थी। अपने पहले मिशन के ठीक बाद लोमाइना इंडस्ट्री के लिए काम करना उसके लिए पचाना मुश्किल था, लेकिन अनजाने में ही सही उसने ये स्वीकार कर लिया था। कम से कम उसे इस बात से तसल्ली तो मिल सकती थी कि वही ये सब अकेले नहीं कर रहा था। फे ने उन 5 को आधिकारिक तौर पर एक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया था, जिससे उन्हें एक साथ मिशन पर जाने की अनुमति मिल गई थी। रूई को दलों की पूरी अवधारणा दिलचस्प लगी। एक तो इससे निम्न श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को उच्च श्रेणी के मिशनों का अनुभव करने का मौका मिलता था, बिना पूरा बोझ और जोखिम उठाए। भले ही वे अकेले मिशन पूरा न कर पाते, लेकिन कई लोगों की मदद से वे अपनी व्यक्तिगत कमजोरी की भरपाई कर लेते थे। फे ने स्वयं ही पार्टी का नाम द क्विंटपल मार्शल अप्रेंटिस रखने का जिम्मा उठाया। रूई बस खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि मिलियाना उसे खाली भाव से देखती रही और केन ने शिकायत की और इतने शर्मनाक नाम वाली पार्टी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। अंततः वो उन्हें मटियल क्विंट नाम पर सहमत कराने में कामयाब हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने भी इससे बेहतर नाम सोचने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन कुल मिलाकर मार्शल क्विंट एक संतुलित दल था। रूई एक सर्वगुण संपन्न मार्शल आर्टिस्ट थी, जबकि फे आक्रमण उन्मुख मार्शल आर्टिस्ट थी। केन गति और पैतरेबाजी पर केंद्रित था, मिलियाना सहनशक्ति पर केंद्रित थी और डेलन रक्षात्मक पर केंद्रित थी। रूई की सबसे कम जान पहचान डेलन से थी, जो बाकी तीनों का सिर्फ एक परिचित था। उन्होंने कुछ ही बार अभ्यास किया था और मुश्किल से ही कभी साथ समय बिताया था। फिर भी वो बाकी तीनों के काफी करीब हो गया था, इसलिए कुल मिलाकर उनकी टीम का तालमेल ठीक था। रूई ने उन सभी को डिस्पैच सुविधा केंद्र में उसका इंतजार करते हुए पाया। तुम्हें देर हो चुकी है, केन ने उससे कहा। समय पर आने का ये घटिया तरीका है, रूई ने पलटवार किया। उन सभी ने अलग अलग रंग और शैली के मुखौटे पहन रखे थे। मार्शल यूनियन ने प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट को एक अनूठा मुखौटा प्रदान किया था, जिससे उन्हें युद्ध क्षेत्र में और युद्ध क्षेत्र के बाहर भी अलग पहचाना जा सके और साथ ही उनकी पहचान भी सुरक्षित रहे। यह मुख्य रूप से निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्टों और विशेष रूप से मार्शल प्रशिक्षुओं की सुरक्षा के लिए था, क्योंकि मार्शल आर्टिस्टों की कुल आबादी का 90% हिस्सा मार्शल अप्रेंटिसों का था। दीक्षांत समारोह कहाँ है? रूई ने पूछा। लोमाइना इंडस्ट्रीज की मुख्य शाखा में, फे ने जवाब दिया। लगता है शाखा प्रबंधक मिशन शुरू होने से पहले हमसे एक बार मिलना चाहते हैं। ठीक है, रूई ने आह भरी। कुछ कागजी कार्रवाई और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वे तुरंत पैदल ही निकल पड़े। उन सभी ने मार्शल अप्रेंटिस की 1 या 2 पैतरेबाजी क्षमताओं को सक्रिय कर लिया। रूई ने तुरंत देखा कि डेलन और मिलियाना सबसे धीमे थे। रूई और फे लगभग बराबर थे, जबकि केन को अपनी गति को काफी कम करना पड़ा ताकि वह उन सभी को पीछे न छोड़ दे। ये बात समझ में आती थी। मिलियाना एक रूढ़िवादी और सहनशक्ति पर केंद्रित लड़ाकू थी, उसके लिए एक से अधिक पैतरेबाजी उन्मुख प्रशिक्षु स्तर की तकनीक सीखने में समय बर्बाद करने का कोई खास कारण नहीं था। दूसरी ओर डेलन रक्षात्मक मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत था, उसके पूरे शरीर पर उभरी हुई मांसपेशियां थीं। रूई जानता था कि उसे चोट पहुंचाना बेहद मुश्किल था, लेकिन बदले में इतनी अधिक मांसपेशियों के कारण उसके लिए तेज गति से दौड़ना मुश्किल हो जाता था। वे आधे घंटे में निर्धारित स्थान पर पहुंच गए थे। ठीक है, हम यहां पहुंच गए हैं। फे ने रिकॉर्डिंग डिवाइस पर बटन दबाया, जिससे उनके दीक्षांत समारोह स्थल पर पहुंचने का समय रिकॉर्ड हो गया। वहां पहुंचने के बाद वे लोमाइना शाखा के विशाल परिसर में दाखिल हुए और मुख्य कार्यालय की ओर चल दिए। आह, मार्शल क्विंट टीम का स्वागत है। मुझे आपको शाखा प्रबंधक के कार्यालय तक ले जाने दीजिए। आधिकारिक ग्राहक वहां मौजूद हैं और आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक रिसेप्शनिस्ट ने उनका अभिवादन किया और उन्हें भव्य इमारत के पार ले गई। रूई को इधर उधर घूमते हुए थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि अगर बेला को पता चले कि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद अनजाने में उसने लोमाइना मिशन स्वीकार कर लिया है, तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी। क्या वह गुस्सा होगी? उसे नहीं पता था, और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। 500 मार्शल क्रेडिट का पारिश्रमिक बहुत बड़ा था,
यह उन निर्धारित पुण्यों की आधी राशि थी जो उसने नए प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें खरीदने और प्रशिक्षण में खुद को समर्पित करने से पहले अर्जित करने का फैसला किया था। वह अपने मार्शल आर्ट के मार्ग पर एक और कदम बढ़ाना चाहता था, और दूसरी बात, वह और अधिक मजबूत होना चाहता था। इन दो तीव्र इच्छाओं की तुलना में मृतकों की भावनाओं का कोई महत्व नहीं था। कार्यालय पहुंचते ही कर्मचारी ने दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही अंदर मौजूद गार्डों ने दरवाजा खोला, वह अंदर चला गया। अरे, आप यहाँ हैं। लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति उस भव्य कमरे के बीचों-बीच बैठा था। स्वागत है, मार्शल क्विंट। मैं शाखा प्रबंधक साविन फेलुन हूँ, लोमाइनर इंडस्ट्रीज की इस शाखा का प्रमुख। लोमाइनर इंडस्ट्रीज द्वारा दायर अनुरोध को स्वीकार करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। रूई ने उस आदमी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर सफेद और काले रंग के बाल और दाढ़ी थी, जो करीने से संवारी हुई थी। उसने एकदम फिट और शानदार व्यावसायिक पोशाक पहनी हुई थी। उसका दबंग और प्रभावशाली व्यक्तित्व उसकी पदवी के बारे में सभी संदेह दूर कर देता था। आपकी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद, फे ने अपने हमेशा की तरह संयमित स्वर में जवाब दिया। मैंने यहाँ इसलिए फोन किया था ताकि मिशन के बारे में और विस्तार से बात कर सकूं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि मार्शल यूनियन ने अच्छा काम किया है। उन्होंने हाथ हिलाया और कमरे में मौजूद एक सहायक कर्मचारी ने उन्हें हाजिन और आसपास के कई कस्बों का नक्शा दिया। जैसा कि आप सभी आयोग के उद्देश्य से भलीभांति परिचित हैं, ये हाजिन के पूर्व में बसारा पर्वत श्रृंखला की एक घाटी, शैडो ट्रेल्स के रास्ते हमारे भेजे जा रहे आपूर्ति जत्थे की रक्षा करना है और उसे मिशन के गंतव्य गल्लागर शहर तक पहुंचाना है। उन्होंने हाजिन के सुदूर पूर्व में स्थित एक पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए कहा। मिशन की जानकारी से भलीभांति परिचित रूई ने सिर हिलाया। हाजिन और गल्लागर के बीच बसारा पर्वतमाला के नाम से जानी जाने वाली एक छोटी पर्वत श्रृंखला थी। उनका काम हाजिन से गल्लागर तक जाने वाली गुप्त सामग्रियों की रक्षा करना था, जो बसारा पर्वत श्रृंखला की एक घाटी, शैडो ट्रेल्स से होकर गुजरती थी, जिसके माध्यम से उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना था। हाजिन और गल्लागर के बीच लगभग सभी मामलों में माल ढुलाई और परिवहन के लिए यह मार्ग सबसे पसंदीदा मार्ग रहा है, क्योंकि समय, कठिनाई या लागत को बढ़ाए बिना हाजिन से गल्लागर की यात्रा करने का यह एकमात्र व्यावहारिक साधन है। पर्वतीय भूभाग अपनी संरचना के कारण नियमित और विश्वसनीय परिवहन एवं माल ढुलाई के लिए अत्यंत अनुपयुक्त था। इसके अलावा पर्वतीय श्रृंखलाओं में ज्ञात पगडंडियों से जितना अधिक भटकते थे, उतना ही अधिक जंगली क्षेत्र में प्रवेश करते थे, जहां अनेक उत्कृष्ट प्रजातियां निवास करती थीं जो मानव प्रभाव से काफी हद तक अछूते एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थीं। शिकारियों से सामना होने का खतरा भी कम नहीं था। इसी वजह से बसारा पर्वतमाला में स्थित छाया मार्ग इतना महत्वपूर्ण था। ये बसारा पर्वतमाला के भौगोलिक परिवेश में स्थित कई कस्बों के बाजारों, उद्योगों और क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा था। छाया मार्ग घाटी ही इन सभी कस्बों के बीच निरंतर आपूर्ति और आवागमन को संभव बनाती थी। इसीलिए सुरक्षित व्यापार को खतरे में डालने वाले एक नए डाकू गिरोह की मौजूदगी कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद हानिकारक साबित हुई। यह नया डाकू गिरोह लगभग 2 महीने से सक्रिय था और अपने शिकारों की हत्या करने के बाद उनसे हर मूल्यवान वस्तु लूट लेता था। हालांकि यह डाकू गिरोह कभी कभार ही हमले करता था, लेकिन इतना ही काफी था जिससे गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए, जैसे ही परिवहन और माल ढुलाई कंपनियों को इन डाकुओं के बारे में पता चला, परिवहन और माल ढुलाई सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती गईं और सामान्य से कहीं अधिक बढ़ गईं। इसका कारण ये था कि इन कंपनियों द्वारा उठाए जा रहे जोखिम बहुत बड़े थे। इसके अलावा, यात्रा प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाले कई कर्मचारी और कर्मी, जो सीधे तौर पर जोखिम में थे, या तो अपनी नौकरी छोड़ चुके थे या उन्होंने अधिक वेतन या गारंटी की मांग की थी। इस तरह डाकुओं के गिरोह ने जान माल के नुकसान के अलावा कई अन्य समस्याएं भी पैदा की। इससे पहले भी हम पर हमला हो चुका है। इस बार हमने आप 5 को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि इस विशेष खेप और अन्य खेपों की सुरक्षा की जा सके, सेविन ने समझाया। अन्य लोगों के बीच इस संदेश को क्यों भेजा गया? डेलन ने उचित ही पूछा। यह एक प्रासंगिक प्रश्न है, मैं बस इसी पर आने वाला था, सेविन ने मुस्कुराते हुए समझाया। इसका उत्तर देने से पहले मुझे उस विशेष आपूर्ति खेप के उद्देश्य के बारे में बात करने दीजिए जिसकी आप सुरक्षा कर रहे हैं। उन शब्दों को सुनकर मार्शल आर्टिस्टों ने भौहें चढ़ा लीं। क्या उनकी सुरक्षा का लक्ष्य केवल रहस्यमय सामान की ढुलाई से कहीं अधिक था? इस मिशन का उद्देश्य किसी भी तरह से इस डाकू गिरोह को खत्म करना है। हमने देखा है कि यह डाकू गिरोह अंधाधुंध निशाना नहीं बनाता। वे आमतौर पर हमारे जैसे गुप्त आपूर्तिकर्ताओं से मिलने वाली उच्च श्रेणी की गुप्त सामग्रियों को निशाना बनाते हैं।
न कि किसी भी आम यात्री समूह को। उन्होंने समझाया, जिस आपूर्ति खेप की आप सुरक्षा करेंगे वह काफी मूल्यवान है। इसके अलावा हमने कुछ खास लोगों के बीच इस विशेष आपूर्ति खेप की सामग्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीक कर दी है। इससे आप पर हमले की संभावना काफी बढ़ जाती है। हालांकि आपकी मौजूदगी से हम उन सभी को मार गिराने में सक्षम होंगे या कम से कम उन्हें बुरी तरह घायल कर देंगे। अब बात कुछ ज्यादा समझ में आई। रूई को आखिरकार समझ आ गया कि लोमाइना इंडस्ट्रीज ने एक साधारण सी नियमित आपूर्ति के लिए 5 मार्शल आर्टिस्ट क्यों चुने थे। ये बहुत ही खर्चीला और सुरक्षा का एक बेहद अस्थिर उपाय लग रहा था। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि जिनकी सुरक्षा की जा रही थी वे कोई कीमती और खास व्यक्ति थे। अगर डाकू शैडो ट्रेल्स में हैं तो उन्हें ये जानकारी कैसे मिलेगी? रूई ने पूछा। अधिकांश संगठित डाकू समूहों के पास किसी न किसी रूप में खुफिया जानकारी के स्रोत होते हैं, आमतौर पर किसी बुनियादी संचार उपकरण के माध्यम से जो उन्हें कुछ बुनियादी संकेत भेजने की अनुमति देता है, सेविन ने समझाया। इसके अलावा उनके कई हमले इतने असंभावित होते हैं कि उन्हें संयोग कहना असंभव है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर बोलना शुरू किया। आप पांचों इस अभियान की सफलता की गारंटी हैं। ये वास्तव में कई उद्योगों का संयुक्त प्रयास है जिन्होंने हमें जानकारी फैलाने और कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किए गए 2 मार्शल प्रशिक्षु भी इस मिशन में आपकी सहायता करेंगे। मार्शल अप्रेंटिस के स्तर पर कम से कम 7 मार्शल अप्रेंटिस की कुल संख्या एक अत्यंत मजबूत रक्षा टीम थी। क्या इतने महत्वपूर्ण उपाय वास्तव में आवश्यक हैं? फे ने जोर से पूछा। आम डाकुओं के गिरोहों के लिए तो नहीं, लेकिन इस डाकू गिरोह में लगभग निश्चित रूप से मार्शल अप्रेंटिस शामिल हैं। नरसंहार स्थलों का निरीक्षण करके हमने इसकी पुष्टि की है, सेविन ने समझाया। इसके अलावा वे ये हमले शैडो ट्रेल्स के अंदरूनी इलाकों में करते हैं, जिससे ये बहुत संभव है कि वे बसारा पहाड़ों में स्थायी रूप से बसे हुए हैं, जो बेहद खतरनाक है और मार्शल अप्रेंटिस के बिना संभव नहीं है। ये बात तर्कसंगत थी। इसके अलावा ग्राहक के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। बहुमूल्य मार्शल प्रशिक्षु, डाकुओं को फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उच्च मूल्य वाली रहस्यमय सामग्रियां और डाकुओं द्वारा मचाई गई अस्थिरता। मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने का उद्देश्य ये था कि मैं आपको हमारी योजना के बारे में सूचित कर सकूं, ताकि आप जागरूक रहें और हमले के समय आप अप्रत्याशित स्थिति में न फंसें। सेविन ने समझाया। यदि यह अभियान हमारी ओर से पूरी तरह सफल होता है तो मैं आप सभी को एक अच्छा बोनस दूंगा। साविन द्वारा अपनी बात स्पष्ट रूप से रख देने के बाद बैठक अधिक देर तक नहीं चली। इसके अलावा मिशन शुरू करने का समय भी नजदीक आ रहा था। अगर और कोई विकल्प न हो तो क्या आप हमें हमारे लक्ष्य तक ले जा सकते हैं? फे ने पूछा। साविन ने सिर हिलाया। डिस्पैच टीम दरअसल यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक अलग सुविधा केंद्र में स्थित है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि आपसे बात कर सकूं और यह भी सुनिश्चित कर सकूं कि आप गुप्त रूप से डिस्पैच टीम के साथ शामिल हो जाएं, ताकि इस डिस्पैच में आपकी भागीदारी की कोई भी जानकारी लीक न हो सके। ये बात समझ में आती थी। अगर डाकुओं के गिरोह की हाजिन और लोमाइना इंडस्ट्रीज में छुपकर सूचना मिल रही होती तो उस खास संदेश को भेजना डाकुओं को ये बताने जैसा होता कि 5 मार्शल अप्रेंटिस आपूर्ति की रक्षा कर रहे हैं। बेहतर यही था कि ये दिखावा किया जाए कि मार्शल अप्रेंटिस को किसी और काम से बुलाया गया है और फिर चुपके से उन्हें मार्शल अप्रेंटिस के पास भेज दिया जाए। हम आप पांचों को सार्वजनिक रूप से इस शाखा से बाहर निकालेंगे और फिर पूर्व निर्धारित वाहन में गुप्त रूप से आपको वापस डिस्पैच टीम के पास भेज देंगे, सेविन ने समझाया। वे काफी सावधानी बरत रहे थे। फे ने बस सिर हिलाया। हमें इस गाड़ी से कहाँ मिलना है? सेविन ने एक शब्द भी नहीं कहा जब उसकी सचिव ने एक कार्ड निकाला जिसके एक तरफ लोमाइना की मुहर लगी थी और दूसरी तरफ पता लिखा हुआ था, और उसे फे को सौंप दिया। फे ने सिर हिलाया। तो अब हम चलते हैं। जी हाँ, आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद, सेविन ने उत्तर दिया। उनके जाने के बाद रूई अपने विचारों में खो गया। बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में उसे सोचना था। एक तो लोमाइनस के बारे में उसकी धारणा वैसी नहीं थी जैसी उसने अपने मन में बना रखी थी, लेकिन वह इतना समझदार था कि यह भी समझ सके कि उनके बारे में उसकी शुरुआती धारणा उनके वास्तविक स्वभाव को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती थी। थोड़ी सी मेहमाननवाजी और सम्मान अच्छे स्वभाव की निशानी नहीं होती, बल्कि यह तो बस उनकी चतुराई का प्रमाण होता है। लेकिन उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि उनके पहले मिशन ने वास्तव में लोमाइना इंडस्ट्रीज के बारे में उनकी धारणाओं को कुछ ज्यादा ही बुरी तरह प्रभावित किया था। क्या उन्होंने वाकई कुछ निंदनीय काम किए? इसमें कोई शक नहीं। क्या इस मामले में वे अपने समकक्षों से अलग थे? शायद नहीं।
रूई बेला के पिता कालहाय के बारे में सोच रही थी। इस आदमी ने अकेले ही एक दशक में गूढ़ सामग्रियों की आपूर्ति के उद्योग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया और अगले कुछ दशकों तक अन्य शहरों में भी अपना कारोबार फैलाया। क्या ये सचमुच कुछ घिनौने और नीच तरीकों के बिना संभव था? शायद नहीं। रूई को नहीं लगता था कि दयालु और कोमल स्वभाव का व्यक्ति बनकर व्यापार जगत में शीर्ष पर पहुंचना संभव है। कालहाय शायद लोमाइना इंडस्ट्रीज से भी बदतर था। अंततः दुनिया निर्दयी थी और शक्ति और विजय ही सब कुछ थे। शीर्ष पर पहुंचने के लिए दूसरों को कुचलने से केवल एक मूर्ख ही हिचकिचाएगा। ये बात पृथ्वी की 21वीं सदी में भी सच थी, तो फिर एक ऐसी दुनिया में ये सच क्यों नहीं होगी जो कहीं अधिक कठोर और निर्दयी हो? इस बात को स्वीकार करने से इस मिशन के बारे में उनकी बची खुची सारी शंकाएं दूर हो गईं, हालांकि इससे उनका विश्वदृष्टिकोण और भी निराशावादी हो गया। कस्बे की आबादी और लोगों की ताक झांक से दूर जाते ही फे ने चुप्पी तोड़ी और अपनी तल्लीनता को तोड़ते हुए कहा, हमें मिशन के हर पल सतर्क रहना होगा, ये वास्तव में जीवन और मृत्यु का मामला है। डेलन ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। हम पर हमला होना तय है, लेकिन कम से कम इस बार हमें काफी पहले सूचना मिल गई, ये हमारी खुशकिस्मती थी। कई मार्शल आर्टिस्ट अचानक हुए हमले में मारे जाते हैं। हम निगरानी के लिए बारी बारी से ड्यूटी लगाएंगे ताकि हर समय कोई न कोई निगरानी कर सके। इस मिशन में हमें पूरी सतर्कता की जरूरत है, फे ने निर्देश दिया, जिस पर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा ये जानना भी मददगार है कि उनके अधिकांश हमले शैडो ट्रेल्स घाटी के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। रूई ने आगे कहा, यानी हम जानते हैं कि यात्रा के किन हिस्सों में उनके द्वारा घात लगाकर हमला करने की सबसे अधिक संभावना है। ये सच है, मुझे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था, केन ने कहा। इसका मतलब है कि हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम कब सबसे अधिक सतर्क रहें ताकि हमसे कुछ भी छूट न जाए। फे ने सिर हिलाया। हमें हमले की स्थिति में पालन करने के लिए सरल चरणों का एक समूह भी तैयार करना चाहिए। मार्शल यूनियन को दिया गया वास्तविक कमीशन हमारी प्राथमिकता है, रूई ने कहा। अगर इसके परिणामस्वरूप उनका छोटा सा डाकू निपटान अभियान विफल हो जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनका अभियान हमारा मिशन नहीं है, यह उनका स्वैच्छिक अधिकार है। हमें बस वही करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, उनकी रक्षा करना। यही रक्षा श्रेणी के अभियानों का प्रोटोकॉल है। सहमत हूँ, मिलियाना ने पहली बार कहा और बाकी सब ने सिर हिलाया। रूई की बातें सबसे ज्यादा तर्कसंगत लगीं। फिर भी उन्होंने आगे कहा, संभवतः उन्होंने इसका ध्यान रखा होगा, इसीलिए उन्होंने 3 अतिरिक्त मार्शल आर्टिस्ट भेजे हैं। उन तीनों मार्शल आर्टिस्टों को संभवतः घात लगाकर हमला करने, घेरने और जितने संभव हो उतने मार्शल आर्टिस्ट डाकुओं को मार गिराने का आदेश मिला होगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि वे हमारी तरह डिस्पैच की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे? केन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। शायद नहीं, रूई ने अनुमान लगाया। इसीलिए उन्होंने 5 मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षक रखे हैं। 3 अतिरिक्त मार्शल अप्रेंटिस भेजने का कारण शायद ये सुनिश्चित करना है कि दुश्मन मार्शल अप्रेंटिस हमसे बच न सके। वे शायद उन्हें मुक्केबाजी में उलझाने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें हम सातों से लड़ना पड़ेगा। हम पर घात लगाकर हमला करने के तुरंत बाद डाकू भागने की कोशिश क्यों करेंगे? केन ने जोर देकर पूछा। क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि इस दल में 8 मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर ये गुप्त उपाय कारगर साबित होते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, रूई ने जवाब दिया। डाकू लाभ के लालच में काम करते हैं। 8 मार्शल आर्टिस्टों द्वारा सुरक्षित एक यात्रा दल पर हमला करना सरासर व्यर्थ है। लेकिन चूंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, वे हमला करेंगे और फिर हम पांचों को आदमियों और सामान की रक्षा के लिए कूदते देख भयभीत हो जाएंगे। अगर वे बेवजह नहीं हैं, तो वे भाग जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, हम पर हमला करना व्यर्थ है। केन को आखिरकार समझ आ गया। तो तीनों मार्शल अप्रेंटिस को यह सुनिश्चित करना है कि एक बार जब हम उन्हें घेर ले तो वे भाग न सकें, और फिर उन्हें हम 8 से चारों तरफ से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रूई ने सिर हिलाया। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, तो उनके इस अभियान के सफल होने की अच्छी संभावना है। उनके लिए जिस गाड़ी का इंतजाम किया गया था, वह जिले के व्यस्त इलाकों से कुछ दूरी पर एक गोदाम के अंदर थी। स्वागत है, मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्टों। उनके रथ के कोचवानों ने उनके सामने झुककर अभिवादन किया। असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह आपका निर्धारित रथ है। उन्होंने अपने पीछे वाले रथ की ओर इशारा किया। ये गाड़ी सामान रखने के लिए बनाई गई थी। इसमें बाहर से अपारदर्शी लेकिन अंदर से पारदर्शी खिड़कियां थीं, जिससे मार्शल प्रशिक्षु बाहर से किसी के भी देखे या जासूसी किए बिना अपने आसपास का नजारा देख सकते थे। संभवतः ये जानबूझकर किया गया था। वे झटपट गाड़ी में सवार हो गए और गाड़ी तुरंत रवाना हो गई।
पहले जिस शाखा में वे थे वहां पहुंचकर वे एक गुप्त आयात आपूर्ति के रूप में प्रवेश कर गए। कुछ चक्कर लगाने और उचित प्रक्रियाओं के बाद वे उस मालवाहक दल में शामिल हो गए जिसकी सुरक्षा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। मिशन बिल में सभी आवश्यक विवरण पहले से ही शामिल थे। पूरी टीम को अपने सुरक्षा लक्ष्य के बारे में सब कुछ पता था। इसमें लोगों और गाड़ियों की संख्या और डाकुओं द्वारा हड़पे जा रहे रहस्यमय पदार्थों से भरी महत्वपूर्ण गाड़ियों की जानकारी भी शामिल थी। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु गाड़ी में आराम कर रहे थे। उन्होंने अपने मुखौटे उतार दिए। हालांकि उन्हें आरामदायक और प्रतिबंधहीन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, फिर भी वे काफी असुविधाजनक थे। शुरू में तो मुझे लगा कि 5 मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैं। केन ने आह भरी, लेकिन उनके छोटे से ऑपरेशन को देखते हुए ये ठीक लगता है। लेकिन अंगरक्षक होने के नाते जब तक हम सिर्फ रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपना कर्तव्य सही ढंग से निभा रहे हैं, है ना? मार्शल यूनियन द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार अंगरक्षक की भूमिका केवल प्रतिक्रियात्मक सुरक्षात्मक उपायों तक ही सीमित नहीं है, रूई ने कहा। सक्रिय उपाय भी हमारे कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सुरक्षा का लक्ष्य किसी तोप के निशाने पर हो, तो क्या आप तोप चलने के बाद उसे हटाएंगे या उससे पहले? आपने सही बात कही, केन ने स्वीकार किया। तो इसका मतलब यह है कि जब तक दुश्मन डाकू हमारे लक्ष्यों के आसपास भी हैं, तब तक हम पर उस खतरे को खत्म करने का लगभग कर्तव्य है। रूई ने सिर हिलाया। शायद साविन नाम का वह आदमी भी इसी बात का फायदा उठा रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि उसने अच्छी योजना बनाई है। उसने अपने निजी तौर पर नियुक्त मार्शल आर्टिस्टों पर आने वाले खतरे को कम से कम कर दिया है। चूंकि वह हम जैसे मार्शल आर्टिस्टों को इंसानों का शिकार करने के लिए सीधे तौर पर काम पर नहीं रख सकता, इसलिए उसने इस प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए हमें डाकुओं को मारने के लिए भेज दिया है। ये हम सभी के लिए जीवन मरण की लड़ाई में अन्य शत्रुतापूर्ण मार्शल प्रशिक्षुओं से लड़ने का पहला अनुभव होगा। डेलन ने कहा। हम सभी नहीं, केन ने बात सुधारते हुए कहा। इस मामले में रूई ने हमसे बाजी मार ली। फे ने अविश्वास भरी निगाहों से रूई की ओर देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो तीसरे दर्जे के मार्शल अप्रेंटिस हो और तुमने अब तक सिर्फ एक ही मिशन पूरा किया है। रूई ने आह भरी, और ये शब्द सुनकर बाकी दोनों भी उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ गए। मिशन को कठिनाई के लिहाज से कम आंका गया था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बस एक मार्शल अप्रेंटिस से थोड़ी देर तक झड़प हुई, जिसके बाद वो पीछे हट गया। उसने कम से कम शब्दों में समझाया। इससे वे और भी ज्यादा उत्साहित हो गए और रूई से सवालों की बौछार करने लगे। अभी नहीं दोस्तों, हम एक मिशन के बीच में हैं, याद है ना? रूई ने शांत करते हुए कहा। अपनी सतर्कता कम मत करो। जैसे जैसे रसद का जत्था आगे बढ़ा, गाड़ी में सन्नाटा छा गया। समय बीतने के साथ साथ वातावरण में तनाव बढ़ता गया। देर सवेर ये हाजिन से निकलकर बसारा पर्वत श्रृंखला में स्थित छाया पथों की ओर बढ़ेगा, जहां किसी भी क्षण उन पर हमला हो सकता था। तारांकन। बीप बीप। लाल बालों वाली एक महिला ने अपनी बेल्ट में रखे संचार उपकरण पर नजर डाली, उसे उठाया और उबे हुए भाव से पढ़ा। फिर भी संदेश की सामग्री ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। बॉस। उसने अपना सिर दाईं ओर घुमाया और सामने एक छोटे कद के, सफेद बालों वाले, शांत स्वभाव के व्यक्ति को देखा। अभी अभी खबर मिली है कि तेरा स्काई क्रिस्टल लेकर लोमाइने की आपूर्ति खेप रवाना हो गई है। कोई असामान्य घटना नहीं हुई है। उस आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तैयारी करो, फेलिन। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। हे, बाईं ओर से आती एक कर्कश पुरुष आवाज ने गुर्राते हुए कहा। ये बेवकूफ हमें बड़े बड़े इनाम भेजते रहते हैं। लगता है अब तक तो इन्हें सबक मिल गया होगा। वे कुछ नहीं कर सकते, वेल। फेलिन ने उस आदमी की ओर देखकर कंधे उचका दिए। वे अपना कारोबार रोक नहीं सकते, इसलिए ये योजना सबसे अच्छी है। वह मुस्कुराए। यह एक जाल हो सकता है, तुम्हें पता है ना? एक सुस्त और धीमी आवाज ने पुकारा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोमाइनस 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 13 स्काई क्रिस्टल भेजेंगे? फेलिन ने पेड़ की डाल पर झपकी ले रहे आदमी को तिरस्कार भरी नजर से देखा। मुझे पता था कि कल तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, हान। हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली है। गैलागर में हमारे आदमियों ने पुष्टि कर दी है कि यह आपूर्ति गैलागर की क्रिस्टल प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कई ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर की वैध आपूर्ति है। इसमें जाल होने का कोई वास्तविक कारण नहीं है, जब तक कि कई शहर सचमुच हमारे खिलाफ एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से मिलीभगत न कर रहे हों। उसके लहजे से साफ था कि वह ऐसा नहीं मानती थी। फेलिन, ये नामुमकिन नहीं है, बॉस ने बीच में ही कहा। उनके शब्द नर्म थे, लेकिन उनका असर ध्यान खींचने वाला था।
हम घात लगाने से पहले कुछ एहतियात बरतना चाहते हैं। फैलन ने हताश भाव से कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। अगर ये जाल भी है तो क्या हुआ? वेल गुस्से से बोला, हमारे पास 5 प्रशिक्षु और सैकड़ों आदमी हैं। प्रशिक्षुओं के मामले में तो हमारे पास लोमाइनस के कुल प्रशिक्षुओं से भी ज्यादा हैं। हम सीधे उनके जाल में घुस सकते हैं, उसे उनके साथ कुचल सकते हैं और उनके द्वारा हमें दान किए गए स्काई क्रिस्टल चुराकर यहां से निकल सकते हैं। बस करो। बॉस ने थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ वेले की ओर देखा। क्या तुम मेरे आदेशों पर सवाल उठा रहे हो वेले? उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। उसने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। वेल एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसका शरीर बलशाली था और स्वभाव आक्रामक था। लेकिन बॉस के बॉस होने के पीछे एक वजह थी। हम सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेंगे। उन्होंने संयमित स्वर में अपनी बात दोहराई। मैं चाहता हूं कि यह मामला साफ सुथरा हो। आपूर्ति सामग्री हाजिन कस्बे की सीमा से लगभग 2 घंटे पहले ही निकल चुकी थी। गाड़ी में बैठे प्रशिक्षु पहले से ही सतर्क हो चुके थे और उनकी चौकसी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने तय किया था कि कम से कम 3 प्रशिक्षु हर समय निगरानी रखेंगे। यद्यपि दल के चारों ओर घुड़सवार रक्षक तैनात रहते थे, जो एक तरह से घेरा बनाकर आसपास की निगरानी करते थे, फिर भी मार्शल प्रशिक्षु उनसे कहीं बेहतर थे। अकादमी के मूलभूत चरण में उनकी संवेदी जागरूकता और गति दृष्टि को सामान्य से कहीं अधिक सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता था, और मार्शल पथ की खोज ने इन गुणों और मापदंडों को पारंपरिक सीमा से भी ऊपर उठा दिया। एक गाड़ी के अंदर से निगरानी रख रहे 3 मार्शल प्रशिक्षु बाहर घोड़ों पर सवार सभी पहरेदारों की तुलना में निगरानी के बेहतर स्रोत थे। रूई और डैलन फिलहाल निगरानी ड्यूटी से छुट्टी पर थे। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने विचारों को एकत्रित करने के लिए किया। मार्शल यूनियन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डाकू संभवतः मालवाहक काफिले को उनके परिवहन साधनों को अपंग करके निष्क्रिय कर देते हैं। रूई ने सोचा, अधिकांश मामलों में इसमें गाड़ियों को पर्याप्त रूप से क्षतिग्रस्त करना और घोड़ों को मार डालना शामिल होता है। डाकुओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यदि वे परिवहन के उच्च स्तरीय साधन को बनाए नहीं रख सकते थे तो किसी भी यात्रा करने वाले काफिले के जीवित रहने की संभावना न्यूनतम थी। इसलिए अगर किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में भी मालवाहक या आपूर्ति दल के पास उनका मुकाबला करने के साधन हो, तब भी वे आसानी से अपनी मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। डाकू पीछे हटकर सही मौके का इंतजार कर सकते हैं और फिर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। बेशक अब तक कोई भी यात्रा करने वाला काफिला डाकुओं के घात लगाकर किए गए हमलों का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया था। इसके बावजूद वे अपने पहले हमले में परिवहन के साधनों को पनडुब्बी बनाने के अपने पुराने तौर तरीकों को जारी रखते हैं। रूई ने सोचा, डाकुओं के लिए यह असामान्य रूप से सावधानी भरा लगता है। डाकू आमतौर पर अव्यवस्थित, असंगठित गिरोह होते थे जो यात्रियों को लूटने के लिए एक साथ आते थे। वे किसी संगठित हमलावर दल की तरह सावधान और सुनियोजित नहीं होते थे। फिर भी रूई द्वारा देखे गए सभी आंकड़ों से पता चलता है कि यह डाकू समूह संगठित गिरोह की तुलना में बाद वाले गिरोह से अधिक मिलता जुलता था। इससे वे और भी खतरनाक हो जाते हैं। रूई अनुशासित अपराधियों के समूह से लड़ना नहीं चाहता था। यह उन बदमाशों के एक बेतरतीब समूह से उलझने से कहीं ज्यादा डरावना था जो केवल संख्यात्मक लाभ का इस्तेमाल करके जीत हासिल कर लेते थे। मुझे ये बहुत ही असंभव लगता है कि इस डाकू समूह का गठन सामान्य तरीके से हुआ हो। रूई को लगा कि डाकुओं के इस गिरोह का काला बाजार में किसी संस्था से संबंध होने की संभावना कहीं अधिक है। इससे रूई को उनसे मिलने वाली व्यवस्था का आभास होता है। शायद उन्हें काला बाजार के किसी बड़े संगठन ने संगठित किया हो या कुछ इसी तरह का। रूई ने सिर हिलाया। ये प्रासंगिक नहीं था। मुद्दा यह था कि अगर वे परिवहन के साधनों को निशाना बना रहे थे तो उस समूह को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रूई और अन्य लोगों के लिए दुर्भाग्यवश उनकी कार्यशैली के बारे में जानने का मतलब यह नहीं था कि वे उसका मुकाबला कर पाएंगे। उनकी मौजूदा परिस्थितियों में ये जानने से उन्हें अपने जवाबी उपायों को बेहतर बनाने में कोई खास मदद नहीं मिली। अंततः उनके लिए सबसे अच्छा काम यही था कि वे बचाव करें, सुरक्षा प्रदान करें और खतरों को खत्म करें। चाहे उनके पास कितनी भी खुफिया जानकारी हो, ये बात नहीं बदलती थी। ज्यादा से ज्यादा वे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने उपायों को और बेहतर बना सकते थे। उदाहरण के लिए, रूई पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उनके परिवहन साधनों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने से रोकना बेहद मुश्किल होगा। इसका मुख्य कारण घात लगाकर हमला करने का तरीका था। दुश्मन के मार्शल प्रशिक्षुओं के हाथ में मौजूद अचानक हमले के तत्व को आसानी से कम नहीं किया जा सकता था और जानमाल का नुकसान अपरिहार्य था। सवाल ये था कि हुए नुकसान को कम करने के लिए वे क्या उपाय कर सकते हैं।
और सौभाग्य से उन्हें इसका जवाब पहले से ही पता था। पीएस का समाधान ये था कि काफिले के बाहरी घेरे को छोड़ दिया जाए और ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट प्रेषण के सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पब फ्यूचर एड्स। काफिले की बाहरी परतें मुख्य रूप से काफिले के भीतरी हिस्से के लिए ढाल का काम करती थीं, जहां मूल्यवान उच्च श्रेणी की रहस्यमय सामग्रियां संग्रहित थीं। जैसे ही घात लगाकर हमला शुरू हुआ, रूई और मार्शल क्विंट के अन्य सदस्य तुरंत यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि भीतरी घेरे को कम से कम नुकसान पहुंचे। बाहरी घेरे को लगभग बलिदान के रूप में मौत के घाट उतार दिया जाना तय था। हाजिन कस्बे से दूर जाते हुए 1 घंटा बीत गया और दूर क्षितिज पर दिख रहे पहाड़ उनकी दृष्टि में और बड़े होते चले गए। लगता है हम बेस तक पहुंच गए हैं, डेलिन ने कहा। मुझे लगता है शैडो ट्रेल्स यहां से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है, फे ने चहकते हुए कहा। तुम पहले भी यहां आ चुके हो? रूई ने हैरानी से मुड़कर पूछा। क्या सभी ने ऐसा नहीं किया है? केन ने पूछा। हाँ, यह एक पर्वत श्रृंखला है। इसके बाहरी इलाके काफी सुरक्षित हैं और यह एक पर्यटक आकर्षण भी है। फे ने सहमति जताई। रूई चौंक गया। उसे याद आया कि उसके साथी मार्शल आर्ट की पृष्ठभूमि वाले अमीर बच्चों का एक समूह थे। पहाड़ों की सैर की बात छोड़िए, ये पहली बार था जब रूई ने सचमुच हाजिन कस्बे को छोड़ा था। हालांकि क्वारी और अनाथालय तकनीकी रूप से हाजिन कस्बे के बाहर था, लेकिन क्या उसे गिनती में लिया जा सकता है? रुको, ध्यान केंद्रित करो। यह महत्वपूर्ण और खतरनाक है। उसने अपना सिर हिलाया, उन बेतुके विचारों को दूर भगाने की कोशिश करते हुए। अगर कोई और अवसर होता तो रूई निश्चित रूप से आराम से नज़ारों का आनंद लेता और नए भूभाग और वातावरण को आत्मसात करता। उसे पहाड़ देखे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन इस मिशन में उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर बसारा पर्वतमाला उनके लिए अशुभ प्रतीत हो रही थी, मानो खतरे और जोखिम का अग्रदूत हो। इन पर्वतों को पार करने में 12 घंटे लगने का अनुमान था। रूई ने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया, क्योंकि अगले 12 घंटों के भीतर वह शायद अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे में पड़ने वाला था। शैडो ट्रेल्स घाटी रूई की उम्मीद से कहीं अधिक चौड़ी थी और नाम के अनुसार उतनी अंधेरी भी नहीं थी। घाटी में प्रवेश किए हुए उन्हें कई घंटे बीत चुके थे। पता नहीं क्यों, जब रूई ने शैडो ट्रेल्स नाम सुना तो उसके मन में एक बेहद सनकरा, हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता ही आ गया था। हालांकि अंततः यह अच्छी बात नहीं थी। घाटी बहुत चौड़ी होने के कारण डाकुओं को छिपने और अपना अड्डा बनाने के लिए काफी बड़ा क्षेत्र मिल गया। खासकर जब घाटी घने जंगल से ढकी हुई थी, तब भी डाकुओं को आराम से घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह थी। इसके अलावा काफिले के दोनों ओर जमीन ऊपर की ओर ढलान वाली थी, जिससे डाकुओं को छिपने और निगरानी करने का जबरदस्त फायदा मिला। ये बुरी खबर थी, क्योंकि घात लगाकर हमला करने वालों को पहले से ही अचानक हमला करने का फायदा मिल चुका था। भले ही मार्शल प्रशिक्षुओं को हमले के आने की जानकारी थी, लेकिन यह न जानना कि हमला कब होगा उनके लिए एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि वे आधे दिन तक अपनी तनावपूर्ण सतर्कता में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च कर रहे थे। सौभाग्य से उनके पास कायाकल्प करने वाली औषधियां थीं। अन्यथा जब तक हमला शुरू होता तब तक वे पूरी तरह से तैयार मार्शल प्रशिक्षुओं से लड़ते लड़ते थक चुके होते। उनके काफिले का एकमात्र फायदा ये था कि उनके साथ 8 मार्शल प्रशिक्षु थे। खैर, इससे फायदा होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। रूई ने मन ही मन सोचा। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता था कि डाकुओं के पास कितने मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु हैं। सबसे अच्छी स्थिति ये थी कि केवल एक मार्शल अप्रेंटिस हो, और उस स्थिति में रूई को लगभग पूरा यकीन था कि वे सभी डाकुओं का सफाया करने में सक्षम होंगे। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, संघर्ष के परिणाम को प्रभावित करने वाले चर और मापदंडों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मूल्यांकन करना और भी कठिन होता गया। उदाहरण के लिए, डाकुओं के मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं का स्तर, उनकी मार्शल आर्ट, उनके और उनके विरोधियों के बीच तालमेल और दोनों पक्षों के टीम वर्क की गुणवत्ता। जैसे जैसे रूई अपने विश्लेषण में तल्लीन होता गया, मिलियाना ने अचानक आकर उसकी तल्लीनता भंग कर दी। वे आ गए हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रूई की भौहें असमंजस में सिकुड़ गईं। अभी से एक तरफा खिड़की से झांकते हुए वह और भी तनावग्रस्त और सतर्क हो गया। दूर से ही उसे जंगल से दर्जनों लोग आगे के रास्ते पर आते हुए दिखाई दिए, जिससे काफिले की सुरक्षा टीम में दहशत फैल गई। पब फ्यूचर एड्स। उन्हें इस बात से बहुत हैरानी हुई कि वे छिपकर हमला करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। वे जंगल की आड़ में भी हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि खुले में विपरीत दिशा से काफिले पर सीधे हमला कर रहे थे। हमलावर डाकुओं के सरदार द्वारा युद्ध घोष करने पर वह और भी अधिक चौंक गया। हमला करो,
उन्हें तैयारी करने का समय मत दो। तो फिर इतनी दूर से हमें अपनी उपस्थिति का ऐलान क्यों कर रहे हो? वे आ गए हैं। डेलन गुस्से से उठ खड़ा हुआ। चलो अपना मिशन पूरा करते हैं। रुको, रूई ने हाथ उठाया, जिससे बाकी लोग भौहें चढ़ा बैठे। डाकुओं से गाड़ी की रक्षा करना उनका काम था, रूई उन्हें क्यों रोक रहा था? ये जानकारी उन्हें दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती थी। डाकू आमतौर पर अचानक हमला करने के तत्व का फायदा उठाते थे और अपने असहाय और पूरी तरह से लापरवाह शिकारों पर घात लगाकर हमला करते थे, साथ ही संख्यात्मक लाभ और मार्शल अप्रेंटिस के लाभ का उपयोग करके अपने विरोधियों को तेजी से कुचल देते थे। तो फिर ये डाकू ठीक इसके विपरीत काम क्यों कर रहे थे? रूई को किसी भी मार्शल अप्रेंटिस की उपस्थिति का भी पता नहीं चल सका। कुछ तो गड़बड़ है। उसने बाज जैसी पैनी नजर से उनकी मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करते हुए दूसरों से कहा। यार, हमें लड़ना होगा, केन ने जोर देकर कहा। हमें इसी काम के लिए रखा गया है, याद है ना? रूई ने कहा, मिशन बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य सामान था। हम सुरक्षा दल की सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं हैं। बाकी लोगों ने रूई के तर्क पर भौहें चढ़ाईं। वे इसका विरोध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि उन्हें ये तर्क पसंद आया हो। पब फ्यूचर एड्स। अगर वे घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं तो केन, तुम सामान से भरी गाड़ी की रक्षा करने जा सकते हो, रूई ने कहा। उसने आह भरी और कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम वजह समझाओ। कुछ गड़बड़ है। तारांकन। ओह, वे तो जमकर लड़ रहे हैं। दूर से झड़प देखते हुए फीलिंग हंस पड़ी। ये तो बेकार है। वेल ने कुछ दूरी पर एक पेड़ से टेक लगाते हुए कहा। दूर से अपनी आधी सेना भेजने का क्या मतलब है, वह भी हमारे बिना? अच्छा, हान ने पेड़ पर बैठते हुए कहा। ये बॉस का आइडिया है। उसने चट्टान के किनारे खड़े होकर लड़ाई को देख रहे सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर देखते हुए कहा। इसमें कुछ तो खास बात होगी। बॉस, फेलिन ने आह भरी। क्या आप समझाएंगे कि आपने हमारी आधी सेना को बाकी आधी सेना के बिना और हमें बिना भेजे क्यों भेजा? इसके अलावा उन्हें सामने से हमला करने का क्या मतलब है? कुछ, उसने धीमी आवाज में कहा। फेलिन ने उलझन में अपना सिर झुकाया। उद्धरण चिन्ह ... कुछ गड़बड़ है। युद्ध क्षेत्र का जायजा लेते हुए उसकी सुनहरी आंखें तेज हो गईं। मुझे नहीं पता बॉस। फेलिन ने दूर युद्ध क्षेत्र पर एक नजर डाली। मुझे तो यह एक सामान्य लड़ाई लग रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। सुरक्षा टीम को ध्यान से देखें, आपको क्या दिखाई देता है? पब फ्यूचर एड्स। अरे, वे ठीक वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। हमारे आदमियों से काफिले के भीतरी हिस्से की रक्षा कर रहे हैं। फेलिन ने झुंझलाहट भरे भाव से जवाब दिया। हाँ, उसने कहा। क्या आपको लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं? उसने भौहें चढ़ाकर पीछे मुड़कर देखा। वाह, लोमाइनर्स की सुरक्षा टीमों से तो ये कहीं बेहतर है। संख्या में कम होने के बावजूद अभी तक किसी ने भी लड़ाई नहीं छोड़ी है। उसने कहा और देखा कि उन सभी में अटूट आत्मविश्वास और संयम था। वे शांत और संयमित थे, लगातार लड़ रहे थे और घबराए नहीं, बल्कि थोड़ा निष्क्रिय होकर लड़ते हुए लड़ाई को लंबा खींच रहे थे। ये सामान्य बात नहीं थी। जब सुरक्षा में गंभीर चुनौतियां आती थीं, तो मनोबल और कार्य प्रदर्शन दोनों में आमतौर पर गिरावट आ जाती थी, बशर्ते कि गार्ड अनुभवी न हो। सुरक्षा दल के कम से कम 1/4 सदस्यों का आदेशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए पीछे हट जाना भी कोई असामान्य बात नहीं थी। ये कर्मी युद्ध में माहिर अनुभवी सैनिक नहीं थे, बल्कि वे अकुशल मजदूरों से कुछ ही अधिक योग्य थे। जैसे जैसे फेलिन ने इन बातों को देखा, वह इस अजीब व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक होती गई। मुझे लगता है कि लोमाइनर्स अपने सुरक्षा कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उन्हें लगता ही नहीं कि वे हार सकते हैं। ये शब्द सुनकर सुनहरे बालों वाला आदमी चौंक गया। हाँ, बिल्कुल सही। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? फेलिन ने कंधे उचका दिए। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बेतरतीब विषयांतर के साथ वह कहाँ जा रहा है। या तो वे सभी प्रतिभाशाली अनुभवी योद्धा हैं, या फिर, उन्होंने आगे कहा, उनके पास यह मानने का पुख्ता कारण है कि वे हारेंगे नहीं। वे रुके, फिर बोले। उद्धरण चिन्ह ... लड़ाई के प्रशिक्षुओं की उपस्थिति जैसे कारण। फेलिन, वेल और हान की आंखें फटी रह गईं, जैसे ही उन्हें सच्चाई का पता चला। अब उनके बॉस की सारी हरकतें उनके लिए एक तरह से उल्टी पड़ रही थीं। इसीलिए आपने एक ऐसी घात लगाकर हमला करने वाली टुकड़ी भेजी जो उनकी सुरक्षा टीम से सिर्फ 20% बड़ी थी। फीलिंग को समझ आया।
आप संख्यात्मक रूप से कमजोर घात लगाकर किए गए हमलों के प्रति काफिले की सामान्य प्रतिक्रिया का आकलन और परीक्षण करना चाहते थे। वह युद्ध में पूरी तरह से मग्न था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर खुलेआम हमला करने के बजाय घात लगाकर क्यों नहीं हमला किया जाए? फेलिन ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा। क्या उन्हें और आगे धकेलना ज्यादा समझदारी भरा कदम नहीं होगा? घात लगाकर हमला करना अवचेतन रूप से होने वाले सहज भय और घबराहट को जन्म देता है, जो सभी मनुष्यों में स्वाभाविक है। उन्होंने युद्ध से अपनी निगाहें हटाए बिना धीरे से उत्तर दिया। मैं उन्हें अपने दुश्मनों का आकलन करने के लिए समय देने के बाद उनकी सचेत प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहता था, जो उनकी सुरक्षा की भावना को कहीं अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। अंततः फेलिन को बॉस की योजना की सरलता और चतुराई समझ में आ गई। यदि काफिले के सभी लोग ठीक उसी तरह काम करें जैसा उनसे अपेक्षा की जाती है, तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर वे खुद अपने डाकू गिरोह के बाकी आदमियों के साथ मिलकर काम को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ असामान्य होता तो वे उसे पहले ही पहचान लेते। यह एक सरल योजना थी जिसने उन्हें बहुत कम लागत पर जोखिम का स्पष्ट मूल्यांकन करने की अनुमति दी। उसने मन ही मन आह भरी, ये याद करते हुए कि उनके समूह के चारों मार्शल प्रशिक्षुओं ने स्वेच्छा से उसके सामने सिर क्यों झुकाया था। उसका पद उसे बिना मेहनत के नहीं मिला था। उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और लड़ाई में और भी अधिक तल्लीन होता चला गया। कुछ गड़बड़ है, उसने आह भरी। एक ऐसा लक्ष्य जिसे लुमाइनस तार्किक रूप से चाहेंगे। एक ऐसा लक्ष्य जिसमें सैन्य बल और संघर्ष शामिल है। एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए सैन्य प्रशिक्षुओं की आवश्यकता है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे शैडो ट्रेल्स में पूरा किया जाना है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंखें मिलाईं। ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो इन सभी शर्तों को पूरा करता है? फेलिन को अचानक ये बात समझ में आ गई। हमारा उद्देश्य एक बार और हमेशा के लिए हमसे निपटना है। कुछ इसी तरह की बात है। वह युद्ध क्षेत्र की ओर मुड़ गया। काफिले की प्रतिक्रिया से यह संभावना कम नहीं है कि काफिले के भीतर या दूर कहीं मार्शल अप्रेंटिस मौजूद हो। ये भी संभव है कि उनके पास कुछ शक्तिशाली गुप्त तकनीकी समाधान भी हो, हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि ऐसे समाधानों के लिए आवश्यक रसद व्यवस्था बहुत ही ध्यान देने योग्य होगी। बोलने से पहले वह रुका। मार्शल अप्रेंटिस भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन पर रसद और भंडार की कोई पाबंदी नहीं होती। तो अब हम क्या करें? उसने पूछा। हम इंतजार करते हैं, उन्होंने जवाब दिया। अगर वे वहां हैं तो वे देर सवेर कार्रवाई करेंगे ही। जीत के क्षण में ही इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। युद्ध के मैदान में डाकुओं की सेना ने अभी अभी घेराबंदी को तोड़ने के संकेत दिखाए थे और वे सीधे भंडारण गाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। समय आ गया है, रूई ने कहा। डेलन, केन और फे, मेरा सुझाव है कि आप तीनों चले जाएं। रूई ने निर्देश दिया। मिलियाना और मुझे यहीं रुकना चाहिए। तुम बस काम से बचने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम तो बिल्कुल कामचोर हो। रूई की बात मानते हुए वह बड़बड़ाया। उसके निर्देशों का बाकी मार्शल आर्टिस्टों ने भी ज्यादा विरोध नहीं किया। रूई बेहद तेज दिमाग वाला था, ये बात सब जानते थे। 1 साल पहले हुई मूल्यांकन परीक्षा में मानसिक गुणों में उसका असाधारण प्रदर्शन किसी को भुलाया नहीं गया था। आपने हम दोनों को ही क्यों रुकने को कहा? मिलियाना ने उत्सुकता से पूछा, जब उनके तीनों साथी चले गए और घेराबंदी को मजबूत करने लगे। उन्होंने कहा, वे एक संतुलित टीम है। रक्षा, आक्रमण और रणनीति तीनों में वे माहिर हैं। ऐसा लगता है मानो वे अपने आप में एक पूरी टीम है। उद्धरण चिन्ह ... तो इसका हमारे यहाँ रुकने से क्या लेना देना है? मैं चाहता हूं कि छिपे हुए डाकू यह मान ले कि वे तीनों ही लोमाइनस द्वारा नियुक्त एकमात्र मार्शल प्रशिक्षु हैं। छिपे हुए डाकू? मिलियाना ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। अरे, मैं भूल ही गई थी कि वह एक बेवकूफ है। अगर डाकुओं का गिरोह इतना छोटा और कमजोर होता तो इस मिशन को 6 अंक भी नहीं मिलते। ये तो बस मोहरे हैं, उन्होंने समझाया। शतरंज में मोहरे सबसे कमजोर होते हैं। शतरंज? अरे कोई बात नहीं। फे, केन और डेलन ने युद्ध के मैदान पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। फे बेकाबू हो गई, हर वार से डाकुओं को उड़ाती हुई, युद्ध के मैदान में इधर उधर दौड़ती हुई, डाकुओं की कतारों में घुसपैठ करती हुई और उनकी संख्या को काटते हुए व्यापक अराजकता फैलाती रही। उसने डाकुओं के गिरने की दर को तुरंत 3 गुना कर दिया। डेलन और केन काफिले के भीतरी हिस्सों के करीब रहे ताकि कोई भी डाकू परिवहन के साधनों को नुकसान न पहुंचा सके। डेलन की मार्शल आर्ट रक्षात्मक प्रकृति की थी, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि कोई भी डाकू उसके भेदने में असमर्थ रहे। उसका मजबूत और सुगठित शरीर डाकुओं के हर हमले को आसानी से झेल लेता था। वह एक अजेय टैंक की तरह था।
दूसरी ओर केन काफिले के भीतरी हिस्सों में तेजी से घूमता रहा और डैलन के चारों ओर घेरा बनाकर उससे बचने की कोशिश कर रहे डाकुओं को मार गिराया। वह इतनी तेजी से भागा कि उनमें से अधिकांश प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। उसने उनके हमलों को नाकाम कर दिया और उन्हें ढेर कर दिया। उन तीनों ने लगभग पल भर में ही युद्ध की दिशा को पूरी तरह से 180 डिग्री पलट दिया। अरे वाह, देखो बिल्ली क्या खींच लाए। फे, केन और डैलन की तिकड़ी को युद्ध क्षेत्र साफ करते देख फेलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा किया बॉस, अगर हम हमेशा की तरह उन पर घात लगाकर हमला करते तो शायद हम ही घात का शिकार हो जाते। हम, सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं और उसकी सुनहरी आंखें और भी तेज हो गईं। वेल ने चिढ़कर कहा, ये तो बस 3 बदमाश हैं। हमें बस कूदकर इन्हें खत्म कर देना चाहिए। वे ठीक ठाक हैं। हान ने जम्हाई ली, लेकिन हमारे पास संख्यात्मक लाभ है। क्या हुआ बॉस? फेलिन ने पूछा। उनके पास 3 मार्शल आर्टिस्ट हैं, क्या इससे समस्या का समाधान नहीं हो जाता? बस एक विचार, उसने धीरे से कहा। सोचा, अगर आप लुमाइनस होते और एक खतरनाक घाटी से 13 स्काई क्रिस्टल ले जा रहे होते, जहां डाकुओं का एक कुख्यात गिरोह स्काई क्रिस्टल को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है, और आपके साथ कम से कम एक मार्शल अप्रेंटिस हो और शायद उससे भी ज्यादा, तो क्या आप सिर्फ 3 मार्शल अप्रेंटिस को ही काम पर रखते? उसने फेलिन की ओर देखते हुए रुककर आगे कहा, क्या आप सिर्फ 3 मार्शल अप्रेंटिस को ही काम पर रखते? लुमाइनस सतर्क और सावधान रहते हैं, लेकिन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन मिलने पर वे निर्णायक भी होते हैं। तो फिर केवल 3 मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षकों को ही क्यों नियुक्त किया गया है? उसने संदेह से आंखें सिकोड़ी। आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं बॉस। उसने झुंझलाहट से आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... संभव है, उन्होंने स्वीकार किया। अभी अभी मेरे मन में यह विचार आया कि अगर वास्तव में ऐसा है, तो लुमाइनस ने किसी बेहद बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति को काम पर रखा है। खैर, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, उसने कहा। हमने उनके बारे में पर्याप्त जानकारी जुटा ली है। वेल, फेलिन और हान, तुम लोग मैदान में उतर जाओ। मैं घात लगाकर बैठूंगा और जब वे तुमसे लड़ रहे होंगे, तब उनमें से एक पर हमला करूंगा, फिर हम 4 के मुकाबले 2 की लड़ाई में उन्हें कुचल देंगे। 4 बनाम 2, वह आखिर है कहाँ? फेलिन ने पूछा। देर हो गई है, उस आदमी ने आह भरी। अब जाओ। उन तीनों ने सिर हिलाया, फिर चट्टान से छलांग लगाकर नीचे की ओर दौड़ने लगे। कुछ क्षणों के लिए सुनहरे बालों वाला व्यक्ति अकेला था, फिर उसने पुकार लगाई, तुम कब तक छिपने की योजना बना रहे हो? उसने मानो किसी से नहीं कहा। कितनी बदतमीजी है। अंधेरे से एक आवाज आई और फिर वह बाहर चला गया। मैं व्यस्त था, तुम्हें पता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुनहरे बालों वाले आदमी ने पूछा। हमारे संरक्षक को आपकी सफलता की उम्मीद है। 13 आकाश क्रिस्टल हर हाल में प्राप्त किए जाने चाहिए। उसने अपनी तेज सुनहरी आंखों से नकाबपोश व्यक्ति पर एक नजर डाली। तुम्हें इस अभियान और मेरी मदद करनी चाहिए थी। इसके बजाय तुम इधर उधर उछल कूद कर रहे हो और कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हो। नकाबपोश व्यक्ति हंस पड़ा। लगता नहीं तुम्हें ज्यादा मदद की जरूरत है। उसने मार्शल यूनियन के 3 मार्शल प्रशिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, अगर हालात बिगड़े तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। राजकुमार राजक दी कंद्रिया, नकाबपोश व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया। राजक ने हल्की सी नाक सिकोड़ी, फिर युद्ध की ओर मुड़ गया। एक एक छोटा कदम बढ़ाते हुए, अंततः ये देश मेरा होगा। उसने अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक के साथ फुसफुसाते हुए कहा। तारांकन, रूई अपने दोस्तों को युद्ध क्षेत्र साफ करते हुए देख रहा था और उनकी वीरता की प्रशंसा कर रहा था। वे तीनों ही पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए थे। अच्छा, रूई ने सिर हिलाया। इस स्तर की शक्ति के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अचानक उसकी इंद्रियों ने कुछ महसूस किया। एक आकृति जंगल से निकलकर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से डैलन से टकरा गई। बूम! डैलन, रूई और मिलियाना तुरंत बाहर निकल पड़ते हैं, लेकिन ठीक उसी क्षण 2 और आकृतियां जंगल से उड़कर बाहर आती हैं और केन और फे पर हमला कर देती हैं। पलक झपकते ही 3 मार्शल आर्टिस्टों ने उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। सौभाग्यवश इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। डैलन इतना मजबूत था कि उसने हमले का सामना कर लिया। केन बाल हमले से बच गया, जबकि फे ने हथेली से हमला करके पलटवार किया। अरे बाप रे! घात लगाने की कोशिश नाकाम हो गई। फेलिन ने नाटकीय ढंग से कराहते हुए क्रूर मुस्कान के साथ फे से पीछे हटते हुए कहा। लगता है अब हमें इसे मुश्किल तरीके से ही करना पड़ेगा। अचानक उसे अपनी पीठ पर कुछ होने का एहसास हुआ। एक चौथा मार्शल आर्टिस्ट अचानक ही प्रकट हो गया।
रूई ने फ्लोइन कैनन के साथ पूरी गति से हमला किया और अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार दागा। उसने हमले का समय बिल्कुल सटीक चुना था, और जैसे ही वह फेस से अलग हुई और पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसी समय उसने उसे निशाना बनाया। पूश! रूई ने तकनीक को पूरी तरह से अंजाम दिया, लेकिन जहां उसका लक्ष्य होना चाहिए था वहां अब खाली हवा थी। वह पल भर में गायब हो गई। तुम लापरवाह हो, फेलिन, राजक ने उसे जमीन पर लिटाते हुए कहा। हमें अभी पीछे हटना होगा। रूई की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब अचानक कहीं से सुनहरे बालों और सुनहरी आंखों वाला एक व्यक्ति प्रकट हुआ और अपने लक्ष्य को सुरक्षित स्थान पर ले गया। वह बहुत तेज है। ऐसा कारनामा सिर्फ केन ही कर सकता है। ठीक उसी समय जब राजक, वेले, हान और फेलिन अपने लक्ष्यों से दूरी बनाने लगे, बूम! 3 जोरदार झटकों से उनका भागने का रास्ता बंद हो जाने के कारण वे बाल बाल कुचले जाने से बच गए। फेलिन, वेले और हान सदमे में देखते रह गए जब 3 और नकाबपोश मार्शल आर्टिस्टों ने लगभग उन्हें जमीन पर कुचल दिया, जिससे उनके भागने के रास्ते बंद हो गए। यहां तक कि राजक भी सदमे से खुद को रोक नहीं पाया। रूई, केन, फे, डेलन और मिलियाना ने तुरंत काफिले की महत्वपूर्ण गाड़ियों के चारों ओर अपनी अपनी जगह ले ली, जिससे भीतरी काफिले और 4 डाकू मार्शल आर्टिस्टों के बीच एक विस्तृत सुरक्षात्मक घेरा बन गया। लोमाइनर के तीनों अंगरक्षक दूसरी तरफ थे और उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, और केंद्र में 4 डाकू मार्शल प्रशिक्षु थे। सिर्फ 10 सेकंड से कुछ अधिक समय में मैदान पर मौजूद मार्शल प्रशिक्षुओं की संख्या 3 से बढ़कर 11 हो गई थी। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो आश्चर्यचकित न हुआ हो। युद्ध क्षेत्र में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी मार्शल प्रशिक्षुओं ने अपना पूरा ध्यान अपने प्रतिद्वंद्वियों पर केंद्रित कर लिया, उनका आकलन किया, स्थिति का मूल्यांकन किया और आगे क्या कार्रवाई करनी है, इस पर विचार किया। वह क्षण बहुत जल्दी बीत गया, और फिर तो हंगामा मच गया। फूम! लोमाइना इंडस्ट्रीज के 3 मार्शल प्रशिक्षुओं ने डाकुओं की ओर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए जिससे डाकुओं का ध्यान उनकी ओर भटक गया। तभी फे, केन और रूई बीच में कूद पड़े। उन तीनों ने मिलकर डाकुओं को मार्शल अप्रेंटिसों के सामने घेर लिया और अपनी भारी संख्या के बल पर उन्हें दंडित किया। डेलन और मिलियाना थोड़ा पीछे हटकर घेरा बनाकर खड़े हो गए, और जब भी उनमें से कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता, वे उन पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल देते। उनकी मार्शल आर्ट उनके साथियों द्वारा किए जा रहे आक्रामक हमलों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके अलावा किसी को भागने से रोकना खुद पिटने से बचने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी कि डाकू काबू में नहीं आ पा रहे थे। फिर भी 6 के मुकाबले 4 के नुकसान के बावजूद वे किसी तरह तुरंत पराजित होने से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रहे थे। ये गोरी लड़की बहुत ताकतवर है। रूई ने यह बात बहुत पहले ही पहचान ली थी। वह एक ही समय में रूई और केन से लड़ने में सक्षम था, जिसे रूई मार्शल अप्रेंटिस दायरे के भीतर संभव नहीं मानता था, लेकिन जाहिर तौर पर वह गलत था। उस व्यक्ति के सुनहरे बाल और आंखें इतनी आकर्षक थीं कि मानो वे प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय उत्सर्जित कर रही हों। फिर भी उसके बाल और आंखें ही उसके व्यक्तित्व की दूसरी सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली विशेषताएं थीं। उनकी मार्शल आर्ट असाधारण थी। उनके पास प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का व्यापक भंडार था, जो रूई और केन दोनों के संयुक्त भंडार से भी कहीं अधिक था। रूई को जो बात दिलचस्प लगी वही ये थी कि वह एक ऑलराउंडर था। उसमें कोई खास कमी नहीं थी और वह वास्तव में सभी श्रेणियों में मजबूत था। पूश! केन के हमले को रोकते हुए उसने रूई की लात से खुद को बचाया। रूई ने अपनी गति बदलते हुए वाइटल प्रेशर के कई वार किए, जिन्हें उस व्यक्ति ने शांत भाव से एक हाथ से रोक दिया और फिर दूसरे हाथ को असाधारण गति और शक्ति के साथ रूई की ओर घुमाया। पूश! रूई पीछे की ओर झुककर बाल बाल हमले से बच गया, हालांकि इससे वह हमले के लिए पूरी तरह से खुला रह गया, जिसे उस व्यक्ति ने तुरंत अंजाम दिया। बैम! केन ने तेज किक मारकर उसे चकमा दे दिया और उसका ध्यान भटका दिया। रूई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मजबूत कदकाठी होने के बावजूद वह केन से ज्यादा धीमा नहीं था। उसने प्रशिक्षु स्तर की कई तकनीकें अपनाई और गति का इस्तेमाल करते हुए केन का मुकाबला किया। रूई के मन में उस व्यक्ति के लिए प्रशंसा बढ़ती ही गई। हर चीज के लिए एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक, हर समस्या का समाधान। यही वो चीज थी जिसे रूई पाना चाहता था। यही वो चीज थी जो रूई बनना चाहता था। उसने खुद को इतने खतरनाक मिशनों में डालकर इतना कष्ट क्यों सहा, ताकि वह अपनी मार्शल आर्ट को विकसित और विस्तारित करने के लिए उच्च कोटि की तकनीकें प्राप्त कर सके। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसका जोश बढ़ता गया और वह पहले से कहीं अधिक जोश के साथ लड़ने लगा। बूम! जब डेलन ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने उसे पीछे धकेल दिया। तस्क! उसने रूई की लात से बचने और केन के मुक्कों को रोकने से पहले तस्क की आवाज निकाली।
बैम! उसने एक शक्तिशाली स्पिनिंग किक तकनीक से रूई को दूर पटक दिया। इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज दोनों का इस्तेमाल करने के बावजूद रूई को जबरदस्त झटका लगा। अगर सिर्फ मैं होता तो ये लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। रूई को ये बात समझ आ गई थी। केन ने उसे कई बार बचाया था और उसने भी केन को कई बार संकट से बाहर निकाला था। दोनों ने पूरी कोशिश की थी कि रूई का ध्यान उनमें से किसी एक पर ही ज्यादा न जाए। वे दोनों जानते थे कि अगर वह उन पर काफी देर तक ध्यान केंद्रित करने में कामयाब हो गया तो वे मर जाएंगे। गति के मामले में केन से बस एक स्तर नीचे। फे की तुलना में इनकी मारक क्षमता एक स्तर नीचे है। रक्षा पंक्ति डेलन से बस एक स्तर नीचे है। उन दोनों को ही तुच्छता का एहसास हुआ। उसकी शक्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न दबाव इतना अधिक था जितना रूई ने किसी भी प्रशिक्षकों के दौरान कभी नहीं देखा था, यहां तक कि अकादमी के प्रशिक्षकों के दौरान भी नहीं। रूई को सबसे ज्यादा बुरा इस बात से लगा कि ऑलराउंडर वॉर्ड एल्गोरिदम के लिए सबसे खराब शैली थे, क्योंकि उनमें ऐसी कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी जिसका फायदा उठाया जा सके। वॉर्ड एल्गोरिदम को कमजोरियां बहुत पसंद थीं, उसे इन खामियों को निगल जाना पसंद था। हड़ताल करने वालों में आम तौर पर कुश्ती की कमी होती थी। पहलवानों में आम तौर पर एक उल्लेखनीय कमी पाई जाती थी। तेज गति वाले वाहनों में आमतौर पर शक्ति की कमी होती थी। टैंकरों में आमतौर पर गतिशीलता की कमी होती थी। लेकिन ऑलराउंडरों के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसका मतलब यह था कि वॉइड एल्गोरिदम को प्रतिवाद शैली विकसित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा रूई ने वॉइड एल्गोरिदम के अधिक उन्नत संस्करण को गेया की मार्शल आर्ट के अनुरूप पूरी तरह से अनुकूलित नहीं किया था। इस बार रूई के रास्ते में ये बाधाएं खड़ी थीं। बैम! उस आदमी ने केन को नीचे गिरा दिया और उस पर हमला करने ही वाला था कि रूई ने फ्लोइंग कैनन का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। पूश! वह प्रहार से बचने के लिए घूम गया, जिससे एक शक्तिशाली प्रहार के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न हुआ। बूम! रूई ने बड़ी मुश्किल से ही वार को रोका, हालांकि वह उस जोरदार टक्कर से लड़खड़ा गई थी। एक पल के लिए वह व्यक्ति उन दोनों बाधाओं से मुक्त हो गया जो उसे रोक रही थीं। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए दौड़ा, ब्लैम! डेलन ने उस पर हमला किया और उसे पीछे धकेलते हुए लड़ाई में धकेल दिया, जहां केन ने उस पर ताबड़तोड़ वार किए। और वह फिर से पहले चरण पर लौट आया। जैसे जैसे यह मामला लंबा खींचता जा रहा था, उसकी निराशा और भी स्पष्ट होती जा रही थी। उसने स्काई क्रिस्टल्स के बारे में सोचना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लोमाइना इंडस्ट्रीज के 3 मार्शल अप्रेंटिस के सामने आने के बाद से तो उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसका एक ही उद्देश्य था और वह उद्देश्य केवल एक ही था, जीवित बचना। आकाश के क्रिस्टल, उनके संरक्षक, उनके अधीनस्थ। इस समय उसके लिए इनमें से किसी बात का कोई महत्व नहीं था। अगर इसका मतलब ये होता कि वह इस विकट परिस्थिति से बच सकता है, तो वह खुशी खुशी इन सभी चीजों का बलिदान कर देता। मैं इस युद्ध क्षेत्र में कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। उसने मन ही मन शपथ ली। मैं इससे कहीं अधिक महान कार्यों के लिए बना हूं। जैसे जैसे उसकी लड़ाई और भी भयंकर होती गई, उसका व्यवहार और भी हताश होता गया। लड़ाई जितनी लंबी खींचती गई, उसके बच निकलने और जीवित रहने की संभावना उतनी ही कम होती गई। यह उनका आखिरी मौका था। युद्ध क्षेत्र में हिंसा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मार्शल अप्रेंटिस वे लोग थे जो अपनी मार्शल आर्ट और मार्शल पथ के माध्यम से अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करने में सक्षम थे। इसका अर्थ ये था कि 11 मार्शल अप्रेंटिस के साथ लड़ाई में शक्ति का स्तर सामान्य मनुष्यों की क्षमता से कहीं अधिक होगा। अगर पृथ्वी से कोई दूर से युद्ध की आवाज सुनता तो वह निस्संदेह ये सोचता कि वह किसी सक्रिय युद्ध क्षेत्र के पास है और तुरंत भाग जाता। अगर वह मार्शल अप्रेंटिसों के युद्ध क्षेत्र को देखता तो वह सोचता कि कोई अनियंत्रित विध्वंस वाहन उस क्षेत्र में बेकाबू हो गया है। टूटे हुए पेड़, फटी हुई चट्टानें, गड्ढों वाली भूमि, टूटी हुई गाड़ियां, क्षत विक्षत शरीर। ये सोचना भी असंभव था कि इतनी तबाही के लिए केवल मनुष्य ही जिम्मेदार हो सकते हैं। काफिले का बाहरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से नष्ट और तितर-बितर हो चुका था। सुरक्षा दल के जवान मार्शल यूनियन के मार्शल प्रशिक्षुओं के पीछे बीच में इकट्ठा हो गए थे। आमतौर पर वे डाकू मार्शल आर्टिस्टों को रोके रखने के दौरान बहुत पहले ही भाग निकले होते, लेकिन उन्हें युद्ध क्षेत्र में ही रहना था ताकि मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट अपने मार्शल आर्टिस्टों के साथ मिलकर डाकू मार्शल आर्टिस्टों से लड़ सकें। शेष सुरक्षाकर्मी और अन्य गैर लड़ाकू कर्मी तुरंत डिब्बों में इकट्ठा हो गए और अच्छे की प्रार्थना करने लगे। बूम! फे ने हथेली के हमलों की बौछार से वेले पर हमला किया और शक्तिशाली प्रहारों की बौछार करते हुए वेले ने उग्र दृढ़ता के साथ उनका बचाव किया। उस आदमी की शारीरिक शक्ति डेलन से भी कहीं अधिक थी, इसलिए फे ने अपनी युद्ध शैली में थोड़ा बदलाव किया।
उसने अपने हमलों की संख्या कम कर दी और बदले में प्रत्येक वार की शक्ति बढ़ा दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अधिक संख्या में कमजोर वार उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि कम संख्या में मजबूत वार पहुंचाते। क्षति उस तरह से काम नहीं करती थी, यह उस तरह से रैखिक और योगात्मक प्रकृति की नहीं थी। उसने पूरी ताकत से उस पर वार किया। FWHAP फे ने अपने शक्तिशाली हथेली के हमले से हमले को एक तरफ मोड़ दिया। यह उसकी नवीनतम तकनीकों में से एक थी। सर्पिल हथेली अपने शरीर को घुमाकर बल उत्पन्न करने से वह न केवल सीधी रेखा में हमला कर सकती थी, बल्कि आने वाले सभी सीधे वारों को भी मोड़ सकती थी। यह तकनीक बहुत कारगर थी, हालांकि इसकी लचीलता थोड़ी कम थी। इसका कारण ये था कि यह वास्तव में केवल सीधी रेखा में आने वाले हमलों पर ही काम करता था, न कि गैर रेखीय प्रक्षेपवक्र वाले हमलों पर। बूम! उसने अपनी रक्षात्मक रणनीति को तोड़ते हुए बीच में ही अपनी दिशा बदलकर एक और प्रशिक्षु स्तर की तकनीक कलिन कन्वर्जेंस का उपयोग करके उसके पेट पर एक और सटीक प्रहार किया। केन से हुई लड़ाई के बाद से उसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी क्षमता सीमित थी, वह केवल सीधे मुक्के मारने तक ही सीमित थी। इसमें उसकी कोई खास गलती नहीं थी। 14 साल की होने के कुछ ही समय बाद उसने मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया था। हालांकि 3 साल कोई कम समय नहीं होता। मार्शल आर्ट की तकनीकों को सीखने और उनमें महारत हासिल करने में बहुत समय लगता है। रूई को छोड़कर बाकी सभी को अपनी मार्शल आर्ट की बुनियादी बातों को समझने में काफी समय लगा था। उसने वेले पर जो प्रहार किया था वह उसके डायफ्राम पर लगा था, जिससे सौभाग्यवश वह भ्रमित और अक्षम हो गया था। बम बम बम! उसने उस पर लगातार वार किए और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि उसे उबरने का मौका न मिले। डायफ्राम पर सही जगह पर लगने वाला आघात सांस लेने में काफी बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया के लिए केवल यही मांसपेशी जिम्मेदार होती है। बैम! पाव! प्रहार! बूम! FW1 पाव! जैसे जैसे वह बोलती गई, ये बात सभी के लिए स्पष्ट होती गई कि वेले के लिए लड़ाई बदतर होती जा रही थी। उसके संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अक्षम होने के बाद फे ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसके महत्वपूर्ण अंगों पर ताबड़तोड़ वार किए। गला, जिगर, सौरजाल, निचला जबड़ा, फिलिट्रम, ग्लेबेला, बम बम बम! पियूस ने आखिरी वार किया। सीधे हथेली से डायफ्राम पर प्रहार, जबड़े पर हथेली से अपरकट हमला और अंत में गले पर हथेली से वार। वेले आधे सेकंड के लिए लड़खड़ाया, फिर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके बाद मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने हर मार्शल आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित कर लिया। बैम! उसने पूरी ताकत से अपने हाथ से बेहोश पड़े आदमी की खोपड़ी पर अंतिम प्रहार किया। दरार! बिना किसी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक के मानव शरीर फे की अपार शक्ति के आगे पूरी तरह से कुचल जाएगा। एक क्षण के लिए सभी लड़ाइयां रुक गईं क्योंकि मार्शल आर्टिस्टों ने खून और खोपड़ी के तरल पदार्थ के एक कुंड के ऊपर पड़ी वेले की क्षत विक्षत खोपड़ी पर नजर डाली। मार्शल यूनियन और लुमाइना इंडस्ट्रीज के मार्शल आर्टिस्ट मन ही मन प्रसन्न हुए, जबकि डाकुओं का दिल बैठ गया क्योंकि ठंडे आतंक और निराशा ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। सभी को पता था कि पहले युद्ध का परिणाम ही सभी युद्धों का परिणाम तय करेगा। इसका कारण काफी सरल था। उस युद्ध का विजेता अपने साथियों की सहायता के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे एक और बल जुड़ जाएगा जिससे उन्हें निपटना होगा। अगर वेले फे को मारने में कामयाब हो जाता तो वह अपने साथियों की मदद कर पाता। लड़ाई 8 बनाम 4 से घटकर 7 बनाम 4 हो जाती। इससे डाकुओं के लिए स्थिति काफी आसान हो जाती। वो बेवकूफ! फेलिन ने गुस्से में कहा। अब जबकि फे जीत चुकी थी, वह चल रही 3 लड़ाइयों में से एक में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आएगी। डाकुओं को पहले से ही अपने विरोधियों से लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, खासकर मिलियाना और डैलन के नियमित रूप से हस्तक्षेप करने के कारण, जो या तो उन्हें मिलने वाले किसी भी संक्षिप्त लाभ को समाप्त कर देते थे या उन्हें और भी बुरी स्थिति में डाल देते थे। उसके जैसी ताकतवर शख्सियत के उनके किसी झगड़े में शामिल होने से उनमें से किसी एक की मौत निश्चित थी। फेलिन, हान और राजक उस पर नजर रखे हुए थे, ये देखने के लिए कि वह किस लड़ाई में शामिल होगी। उसने तुरंत फैसला लिया। कदम! वह पूरी रफ्तार से राजक की ओर कूदी। बैम! उसने कम से कम पर्याप्त नुकसान की उम्मीद करते हुए उस पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले से प्रहार किया। अफसोस, राजक कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने उसके हमले को नाकाम करते हुए आंशिक रूप से खुद को बचाया। इन दोनों के संयोजन से उसका हमला पूरी तरह से चूक गया। बैम! उसने उसे इतनी जोर से मारा कि बचाव करने के बावजूद वह दूर जा गिरी। उसने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली और रूई और केन के साथ एक त्रिकोण बना लिया। अब 3 के मुकाबले 1 की स्थिति थी।